हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आप लोगों के बीच आ गए हैं। ठीक है, कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यहाँ पर देखिएगा। ये आपको टोटल मैंने अब तक के 20 प्रैक्टिस सेट में से आपको 1 से लेकर के 8 तक लगा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करें। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों कि खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट है, प्लस उसमें आपको 7 प्रीवियस ईयर जो दिया था वो, और वॉल्यूम 1 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, और साथ साथ ज्ञान बिंदु का आपको जिसमें ज्ञान बिंदु सर का जिसमें 15 सेट दिया था वो, ये तीनों आपको सीरीज मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ध्यान रहे कि जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो जाए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। हम लोग आज टेस्ट सीरीज 9 का प्रश्न नंबर 1 देखने वाले हैं। तो देखेंगे हम लोग आज पहला प्रश्न कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म एवं शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। यहाँ पर ध्यान देंगे कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म एवं शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो इसका नाम है आपको लू। क्या कहा जाता है? इसे लू कहा जाता है, जो कि आपको लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं ये। इसकी भारत में जो लू का ये तापमान जो होता है ना, 38 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 38 से 49 डिग्री सेल्सियस तक इसका आपको टेम्परेचर होता है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो 2 का ए आपको राइट आंसर हो जाएगा कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को, भारतीय कंपनी को आपको नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है 12 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर की राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा, सरस्वती, कावेरी या गोदावरी? 3 का राइट आंसर गंगा हो जाएगा। ठीक है, आपको राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा। और साथ साथ इसे भी ध्यान में रखेंगे कि पहली क्लोन डॉली नामक भेड़ बनाया गया था। पहली क्लोन नामक एक जो भेड़ का जो नाम बनाया गया था, डॉली नाम का, क्या डॉली नाम का बनाया गया था एक भेड़, उसका नाम था। और साथ साथ एक और पॉइंट नोट करेंगे कि चीन में दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया एक बनाया गया था, जिसका नाम था क्या? माया। जिसका नाम था, जो आपको भारत में दुनिया में सबसे पहले जो बना था, आपको चीन ने बनाया था ये जंगली आर्कटिक भेड़िया, उसका नाम था माया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, वलासिया या इंडो बर्मा? तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वलासिया। क्या हो जाएगा? वलासिया आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश खाली स्थान से भी होकर गुजरता है, यानी कि कौन से स्थान से होकर के भी गुजरता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या सिक्किम? तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम से होकर के भी गुजरता है। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश सिक्किम से होकर के भी गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ देख लीजिएगा आप लोग, NW3 के बारे में बोल रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल? तो 6 का यहाँ राइट आंसर आपको डी हो जाएगा दोस्तों, केरल। क्या हो जाएगा? केरल से होकर केरल राज्य में आपको स्थित है NW3। वहीं आपको देखिएगा कहाँ से कहाँ आपको ये गुजरता है NW3 आपको। तो NW3 जो है आपको ये कोल्लम से कोटापुरम जाता है, यानी जो कि वेस्ट कोस्ट कैनाल, चंपारण कैनाल से उद्योग मंडल कैनाल तक। ठीक है, केरल में आपको ये स्थित है, कोल्लम से कोटापुरम जाता है। वहीं आपको NW1 के बारे में भी जान लीजिएगा कि यह आपको इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। दूसरा जाता है आपको NW2 आपको सादिया से धूरी पट्टी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भू सीमा कौन से देश की भारत से जुड़ी नहीं है? म्यांमार, तजाकिस्तान, चीन और या बांग्लादेश है? तो 7 का यहाँ राइट आंसर दोस्तों तजाकिस्तान हो जाएगा। बी आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की देश की भू सीमा से जुड़ी हुई नहीं है। अदरवाइज आपको बांग्लादेश जुड़ता है, ठीक है, म्यांमार भी जुड़ता है, चीन भी आपको टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ये निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो 8 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग,
आधौज अर्जुन, रोजर बिन्नी, रविंद्र वंशटू, अमोल मजूमदार। 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपको। अमोल मजूमदार जो हैं ये आपको वर्तमान में यानी कि अभी करंट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। कौन है? अमोल मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? निम्नलिखित में से दूसरा सेकंड नंबर पे पूछा जा रहा है कि आपको उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म विभूषण। तो 9 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ डी हो जाएगा आपका। पद्म विभूषण जो है आपको दूसरा आपको भारतीय नागरिक सम्मान है। पहला कौन हो जाता है? पहला आपको ये भारत रत्न होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार 9 नवंबर के बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं कि ये तो आपका है ही। दूसरा आपको भारतीय नागरिक सम्मान, पहला आपको भारतीय नागरिक सर्वोच्च सम्मान आपको भारत रत्न मैंने बताया, फिर पद्मश्री देखिएगा। तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको पद्म भूषण है, पद्म भूषण होता है। और चौथा आपको होता है ये चौथा नंबर पे, ये तीसरा है, ये आपको पहला, ये दूसरा, इसको ध्यान में रखेगी इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना कि कौन से क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य में। तो 10 का यार राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 10 का राइट आंसर देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ए हो जाएगा आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में, यानी कि पूर्वोत्तर बोला जा रहा है यहाँ पर, यानी कि 7 सिस्टर जो आपको 7 राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य, तो उनमें से कौन कौन सा है? देखिएगा नागालैंड, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 11 का राइट आंसर आपको नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड में आपको पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है, यहाँ पर राइट आंसर नागालैंड हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा वर्ष 2024 में जो आयोजन होने वाला है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या लवनी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो देखिएगा 12 का यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है आपको, ये आपको 2024 में आयोजित होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। 13 नंबर प्रश्न है कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में आपको सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे आपको, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से? तो राम दशरथ मिश्रा, ज्ञान चतुर्वेदी, माधव हावड़ा या शिव शंकरी। 13 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा दोस्तों। शिव शंकरी को मिला है, ठीक है। शिव शंकरी को तमिल लेखिका है, ये आपको सूर्यवंशम के लिए आपको सरस्वती सम्मान 2022 आपको दिया गया है, सम्मानित किया गया है शिव शंकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था, तो कब किया था? 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 दिसंबर 2011 को ये पेश किया था ये ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर प्रश्न है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी क्या होगी? कौन सी होगी? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी जयपुर, इंदौर, मुंबई या चंडीगढ़। तो आपको राइट आंसर 15 का हो जाएगा, यहाँ पर आपको बी हो जाएगा दोस्तों, इंदौर आपको ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इंदौर जो है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर, देखिएगा यहाँ पर आपको मैथ है, मैथ के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा मैं। टेलीग्राम आपको लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके प्रैक्टिस कीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। तो त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या सूत पिटक है। यहाँ पर ध्यान देंगे आपको ये तीनों पिटक का ये नाम दिया गया, ठीक है ना। 3 पिटक होते हैं टोटल, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बी हो जाएगा, विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक आपको वह ग्रंथ है जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा लाहौर, दिल्ली, आगरा या इस्लामाबाद। तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल्ली में है। कहाँ है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में स्थित है। आनंद वन, और वहीं आपको इसका भी ध्यान जान लेंगे कि जहांगीर का मकबरा आपको कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में हो जाएगा, जहांगीर का मकबरा लाहौर में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबीलैंड युद्ध है, HN बहुगुणा, बाबा आमटे या मोतीलाल नेहरू।
33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बाबा आमटे। ठीक है, आनंद वन के स्थापित करने का विख्यात किसको है प्राप्त है, तो बाबा आमटे को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ आपको गलत की पहचान करना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, अमीर खुसरो सरोद जो कि देखते हैं भीमसेन जोशी गायन, ये आपको गायन थे, ये आपका सही है। उत्पल दल फिल्म, ये भी सही है। शंभू महाराज आपको कथक, ये भी सही है। अमीर खुसरो सरोद जो कि गलत है, ये आपका राइट आंसर आपको यही अमीर खुसरो ही हो जाएगा, क्योंकि आपको अमीर खुसरो का जो संबंध है आपको, ये एक सितार वादक थे, ये आपको सितार का आपको बजाते थे ये अमीर खुसरो, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर के, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि 2026 में जो हॉकी पुरुष विश्व कप होगा, वर्ल्ड कप है, उसमें आयोजित यह कौन सा देश में होगा। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, या बेल्जियम, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या वेस्ट इंडीज, या आपको दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, दो जगह होने वाला है, बेल्जियम और नीदरलैंड में। कहाँ, बेल्जियम और नीदरलैंड में 2026 का पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की, प्रसिद्ध है पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र है। तो 36 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 36 का आपको हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपको ये कोलकाता में है, इसको ध्यान में रखेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल। 37 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। देखिएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न, खनिज तेल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या झींगा उत्पादन। तो 37 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली उत्पादन। मत्स्य उत्पादन में मछली का उत्पादन होता है, ये आपको नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर झींगा उत्पादन पूछ रहा है, जैसे कि झींगा उत्पादन आपको, ये आपको ये गुलाबी क्रांति में होता है झींगा उत्पादन, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वहीं भूरी क्रांति पूछ देगा, तो भूरी क्रांति में उर्वरक का उत्पादन होता है। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति होता है, उसमें आपको पेट्रोलियम या बायोडीजल का उत्पादन होता है। सुनहरी क्रांति आपको फल से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे सारे पॉइंट्स को। 38 नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, या भारत के वायसराय के नाम पर। तो 38 का यहाँ पर राइट आंसर सी होने वाला है कि भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम आपको रखा गया है। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है, कौन सी ऋणी को। तो इसका आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न है 40 नंबर की, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया। खाली ये आपको जैसे लोकप्रिय बनाया कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या डेविड रिकार्डो। तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको कार्ल मार्क्स ने इसको बनाया। ठीक है, तो ये आपको कार्ल मार्क्स जो अर्थशास्त्री थे, ये इन्होंने आपको यह वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया, आपको पॉपुलर बनाया लोगों में, कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, इसको आपको लोकप्रिय बनाया, यानी कि पॉपुलर बनाया कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की, चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था। तो चेंचू जनजाति, यहाँ पर ध्यान देंगे, चेंचू जनजाति जो है आपको ये कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपको आंध्र प्रदेश, चेंचू, एक चेंचूस होता है, तो चेंचूस जनजाति आपको उड़ीसा में पड़ता है। ये एक चेंचूस स लग जाता है लास्ट में, तो चेंचूस आपको उड़ीसा में चला जाता है ये जनजाति, और चेंचू है तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर देखेंगे हम लोग कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस वंश का नाम कौन सा था, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश या चेदी वंश से। तो 42 का राइट आंसर देखिएगा, पहला वाला ही हो जाएगा, शुंग वंश, क्योंकि पुष्यमित्र जो था ना, पुष्यमित्र शुंग लगा हुआ है इनके नाम में, इसको ध्यान देंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही आपको शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि आपको बृहद्रथ का ये सब सेनापति था, ये सम्राट आपको मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, इसलिए राजा की हत्या कर दी और नए राजवंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर की, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। तो शिक्षा की वर्धा योजना जो लाया गया था, 43 का यहाँ बी हो जाएगा, 1937 में आपको शिक्षा की वर्धा योजना लाया गया था। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन से साल में किया गया था, 1884, 1734, 1784 या 1764 है। तो 44 का यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स, इनका नाम याद रखना है, विलियम जोन्स। ठीक है,
विलियम जोन्स ने किया था 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 45 नंबर के, निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? कौन से स्थल से आपको? मेहरगढ़, कालीबंगन, लोथल या बनवाली? तो 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, कहाँ से? मेहरगढ़ से आपको प्रथम खेत यानी कि कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है। लोथल क्या था? आपको हड़प्पा सभ्यता में आपको उस समय ये एक बंदरगाह शहर था, इसको ध्यान में रखेंगे। लोथल जो है ना कि एक पत्थर वाला आपको नगर था वहाँ का, उस समय सिंधु सभ्यता काल में। लोथल किस नदी के किनारे बसा है, इसको भी याद रखेंगे। तो लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी के किनारे, इसको ध्यान में रखेंगे। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा है। बनवाली, वहीं आपको बनवाली रंगोई नदी के किनारे बसा है। सब आपको पॉइंट याद करते चलना है। मैथ के लिए आपको PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है आपको ये किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति महाभियोग से, मौलिक कर्तव्य से या वित्तीय आपातकाल से? तो 61 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग इससे अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। आपको अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति महाभियोग से संबंधित है। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? कौन कौन सा देखिएगा? वित्त है, संपत्ति है, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। भारत का कौन सा भाग है आपको? तो 9वां, 10वां, 8वां या 12वां? तो यहाँ पर देखिएगा 62 का राइट आंसर ये आपको डी हो जाएगा, ये भाग 12। ठीक है, ये जो भाग 12 है जो है ना, ये आपको वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। वहीं हम लोग अगर भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में आपको पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के वर्णन किया गया है भाग 10 में। और भाग 8 में आपको संघ राज क्षेत्र का वर्णन, किसका है? संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर की, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी? तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ये चुनाव पहली बार किया गया था। 64 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंगन नेपाल युद्ध लड़ा गया था? देखिएगा यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, आंगल नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो वन और लॉर्ड विलियम बेंटिक के। 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ये लड़ा गया था। ये आपको ध्यान देंगे कि प्रथम आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था आपको 1814 से 1816 ईस्वी में ये हुआ था। 1814 से 1816 के बीच हुआ था। तो इस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स आपको थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? जोरखा, बर्मी, बंगाली या हिंदी? तो म्यांमार की आपको आधिकारिक भाषा आपको बर्मी है। क्या है? बर्मी। जोरखा ये जो है आपको ये भूटान का है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर की, जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? गैरसैंण को देखिएगा, यहाँ ध्यान देंगे, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? सिक्किम, उत्तराखंड, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश? तो 66 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी किसकी है? उत्तराखंड की आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। ये आपको देखिएगा, ध्यान देंगे कि उत्तराखंड जो है आपको ध्यान देंगे कि उत्तराखंड जो है आपको ये आपको 9 नवंबर 2000 को ये बना था। ये आपको राज्य है जो कि 27वां राज्य है। और इससे पहले ये आपको उत्तर प्रदेश का ये अंग था। किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का। और साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक आपको उद्यान है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपको बहुत ही फेमस आपको राष्ट्रीय पार्क है ये, जो कि 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा हेली के नाम से ये आपको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 67 नंबर के, निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? कौन सी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? मोडी लिपि, गुरुमुखी लिपि, शाहमुखी लिपि या ग्रंथ लिपि? तो 67 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, शाहमुखी लिपि जो है ना, इसको जो है आपको ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 68 नंबर के, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल
निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान कर सकता है? तो राष्ट्रपति के आकस्मिकता निधि, या राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, या राज्य के संचित निधि, या भारत के समेकित निधि। तो 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि राज्य की संचित निधि। क्या राज्य की संचित निधि जो है आपको 73वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? कौन? राज्य की संचित निधि। अगला प्रश्न है आपको 69 नंबर, हम लोग देखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक ना, यानी कि जो आपको बिहार का जो एक ये स्कीम चल रहा है आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें कौन सा गलत है आपको ये पहचान करना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से ऑप्शन कि राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल होंगे। तो वृद्धजन चल रहा है तो वृद्धजन शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, यह भी बिल्कुल सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है, यह आपका गलत हो जाएगा। इनमें राज्य के 92.5 लाख है वृद्धजन आपको शामिल हैं, तो ये भी आपको सही है। ये आपको इसका राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, जो कि आपको यही गलत है। गलत के बारे में पहचान करना था, नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा राइट आंसर। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा। UNDP के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। UNDP का वहीं फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आप कई बार एग्जाम में UNDP का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। UNDP का जो गठन हुआ था दोस्तों 1965 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। 1965 ईस्वी में UNDP का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको देखिए ऑप्शन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोबिस के विचारों पर आधारित थी, महालोबिस के विचारों पर आधारित थी। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि महालोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो देखिएगा 71 का यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर की भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? यहाँ ध्यान देंगे मिशन इंद्रधनुष से। तो इंद्रधनुष ऑप्शन पढ़ेंगे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, अंतरिक्ष से संबंधित, या नई शिक्षा नीति। तो देखिएगा यहाँ पर 72 आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा कि बच्चों और गर्भवती। 72 का ए हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण के लिए आपको मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है, ये चलाया गया है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट जानेंगे कि आपको 25 दिसंबर 2014 को ये आपको हुआ। इसकी शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। ठीक है, 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को ये आपको शुरुआत हुई इसकी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 जिलों में मिशन इंद्रधनुष 4.0 लागू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 73 नंबर के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर जिला, आपको राजस्थान का ये एक नागौर जिला है, वहाँ आपको पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1975 या 2 अक्टूबर 1952। 73 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पहला ग्राम पंचायत उद्घाटन किया था आपको प्रधानमंत्री जो पहले थे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 नंबर कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप में क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच, जो 1983 का आपको फाइनल जो हुआ था उसमें मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल, या के श्रीकांत को? तो 74 का यहाँ राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। मोहिंदर अमरनाथ को मैन ऑफ द मैच को घोषित किया गया था, जो 1983 का वर्ल्ड कप पहली बार भारत जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, उसमें आपको कप्तानी कौन थे कर रहे थे? ये कपिल देव थे, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर यहाँ पर के 75 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? रॉलेट एक्ट 1919, देशी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, भारत सरकार अधिनियम 1858, या विनियमन अधिनियम 1773 ईस्वी। तो 76 का यहाँ राइट आंसर हम लोग 75 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे। 75 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट 1919 से। इसको विरुद्ध आपको शुरू फैसला किया था क्या? इसके खिलाफ ही लड़ने और सत्याग्रह जो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76 नंबर की उस संख्या का। देखिए रीजनिंग के लिए आपको मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था।
लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लॉन्सडेन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। 91 का राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो थे वो वायसराय थे जिनका संबंध जो है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद लॉर्ड इल्बर्ट बिल, जो इल्बर्ट बिल आपको जो पेश हुआ था उसके इससे संबंधित है लॉर्ड रिपन। इसको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? एकाधिकार में होते हैं पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित। तो 92 का राइट आंसर ए हो जाएगा पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है ये आपको अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक के एकाधिकार में होते हैं पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 93, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यों के राज्यपाल। 93 का राइट आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी और राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा आपको नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्य के जो मुख्यमंत्री है ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ये आपको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 93 का ये आपको राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान देंगे कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है ना कितने अनुच्छेद के तहत होती है इसको भी ध्यान में रखेंगे। अभी जो बिहार में आपको हाल ही में नीतीश कुमार ने आपको 9वां शपथ ग्रहण लिया मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो वो आपको 164 अनुच्छेद कितना 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसको आप लोग पॉइंट को नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है? ज्वाला वृत्त के अंतर्गत आता है कौन सा ज्वालामुखी जो कि प्रशांत महासागर के ज्वाला वृत्त के अंतर्गत है? विसुवियस, सुरस्य, सेंट हेलेना या फ्यूजियामा। तो 94 का यहाँ पर लोग राइट आंसर हम लोग देखेंगे ये डी आपको ऑप्शन जो है ना फ्यूजियामा आपको प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। ये आपको ज्वालामुखी फ्यूजियामा वहीं आप लोग जानेंगे कि ये कहाँ है आपको, ये जापान में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये फ्यूजियामा आपको जो पड़ता है ये जापान में है। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान जो है कि कौन सी प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? कायंत्री चट्टान, परतदार चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान या तो आपको बहिर्भेदी चट्टान। तो 95 का राइट आंसर बी हो जाएगा आपको परतदार चट्टान है। ये लोएस्ट का जो चट्टान है ना ये आपको परतदार चट्टान है जो परत बाई परत जमता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो 1821 में ध्यान देंगे कि 1821 में राय नदी की घाटी में बनी मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लोए शब्द का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लोए शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि पर्णवृंत खालिस्तान का एक अंग है। पर्णवृंत आपको किसका अंग है? पक्षी, मनुष्य, पेड़ या जानवर। तो 96 का राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा पेड़। पर्णवृंत जो है यह एक पेड़ का अंग है पर्णवृंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर के जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 को आमतौर पर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जाना जाता है? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर हम लोग कौन से नाम से? एप्सन नमक, जिप्सम, नीला तुतिया या श्वेत तुतिया। तो 97 का राइट आंसर डी हो जाएगा श्वेत तुतिया। ठीक है, व्हाइट विट्रियोल के हम लोग नाम से श्वेत तुतिया के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को। ZnSO4 इसका सूत्र होता है ZnSO4 7H2O। इसको ध्यान में रखेंगे। नीला तुतिया का देखिएगा सूत्र क्या होता है? नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। वहीं जिप्सम का आपको सूत्र होता है CuSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 98 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? दीमक, लाख कीट, रेशम कीट या मधुमक्खी। 98 का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा ये जो है आपको ये दीमक जो है ना ये आपको लाभकारी कीट नहीं माना जाता है इसको, लेकिन अदरवाइज लाख कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी ये सब जो कीट है ये आपको लाभकारी माना जाता है। 99 नंबर प्रश्न है कि एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है या सर्पी वलयों एवं ब्रोशों का उपयोग किया जाता है या अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है या तार का आयताकार पाश का उपयोग किया जाता है। या इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए ए हो जाएगा आपको राइट आंसर कि विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। 100 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? पादप जगत के उभयचरों के रूप में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी या थैलोफाइटा। 100
राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत के उभयचरों के रूप में हम लोग जानते हैं, ब्रायोफाइटा को। 101 नंबर प्रश्न है कि चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को निथारना, किण्वन, संघनन या अवसादन? 101 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। 101 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 102 नंबर प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। ठीक है, परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, या परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, या परमाणु के ठीक बाहर? तो 102 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में आपको स्थित होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर देखेंगे कि आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती हैं? क्रिया प्रेरक, प्रति अवसादक, अवसादक या विरोधी? 103 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा, तो 103 का देखिएगा विरोधी हो जाएगा। ठीक है, विरोधी। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर, जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है, तो उसको विरोधी कहते हैं। विरोध उत्पन्न कर रहा है तो विरोधी कहेंगे। ठीक है, उसको राइट आंसर डी हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? लक्स, मोल, टेस्ला या जूल? तो 104 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ बी हो जाएगा, मोल। ठीक है, बी, मोल से हम लोग पदार्थ की क्या कह रहा है यहाँ पर कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उसका मोल का प्रयोग करते हैं हम लोग। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव, जिसको हम लोग फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश गतिक प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव? 105 का राइट आंसर ए हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। ठीक है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपको सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है, फोटोवोल्टाइक प्रभाव। 121 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान पहला ब्राउज़र कौन था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था? ओपेरा, लिंक्स, मिजल्ला या मोज़ैक है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, मोज़ैक। मोज़ैक जो आपको पहला ब्राउज़र था जो कि अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिएगा मोज़ैक के बारे में कुछ फैक्ट जान लें कि इसको 1993 में आपको आधिकारिक तौर पर इसको चालू किया गया था और 1997 में इसको बंद भी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 122 नंबर के कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के देखिए संदर्भ में पूछ रहा है कि वेटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम, सर्किटरी, मानव मस्तिष्क या रासायनिक ग्रहण यंत्र? 122 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, मानव मस्तिष्क। क्या होता है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर, क्या होता है? वेटवेयर मानव मस्तिष्क होता है। 122 का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। यह वास्तव में आपको जैविक कंप्यूटर है, कृत्रिम ऑर्गेनिक मस्तिष्क के समान। ठीक है, कृत्रिम ऑर्गेनिक मस्तिष्क के समान आपको वास्तव में एक कंप्यूटर है, इसीलिए आपको मानव मस्तिष्क को कहा जाता है, वेटवेयर को। 123 नंबर प्रश्न है कि सही कथन की पहचान कीजिए। तो जूल शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है या जूल बल का मात्रक है? यहाँ पर सही की पहचान करना है आपको। तो 123 का राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, न्यूटन जो है कि आपको बल का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 124 नंबर कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु प्रत्येक परमाणु के नाभिक के मौजूद है खाली स्थान की संख्या के बराबर होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन या इलेक्ट्रॉन? तो 124 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रोटॉन। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। 125 नंबर प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? देखिएगा, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति, मानव जाति की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पशु प्रजातियों की उत्पत्ति? 125 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। किसकी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में एक फैक्ट जानेंगे कि इसकी आपको कल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो 1927 ईस्वी में एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, यानी कि इसकी खोज। ठीक है, एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, इसको ध्यान में रखेंगे इनका नाम। 126 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणु की दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्यों? क्योंकि 126 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको कि क्योंकि विषाणु जो होता है वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं, इसलिए आपको कठिन होता है। 127 नंबर प्रश्न है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से
झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? केवल ध्वनि की तीव्रता, केवल ध्वनि का आयाम, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ, या ध्वनि की प्रबलता। तो 127 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ आपको ये करता है। सितार की डोरी को आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ ये झंकृत करने का प्रयास करता है। 128 नंबर प्रश्न है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, अचर रहती है, या पहले बढ़ती है या फिर घटती है? 128 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अचर रहती है। ठीक है, अचर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 129 नंबर की लाई डिटेक्टर उपकरण को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पॉलीमीटर या पॉलीग्राफ? 129 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पॉलीग्राफ। ठीक है, लाई डिटेक्टर जो होता है ना, ये झूठ पकड़ने वाली मशीन होती है। ये झूठ को, कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो उसको पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग लाई डिटेक्टर को हम लोग पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो 130 का राइट आंसर ए हो जाएगा, GAAS। ठीक है, GAS का उपयोग हम लोग आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में करते हैं हम लोग। 131 नंबर प्रश्न है कि पारे तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा? 131 का सी हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। ठीक है, पारे तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा आपको रासायनिक ऊर्जा में जाती है। 132 नंबर प्रश्न है कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? लौ ऊंची हो जाएगी, या बुझ जाएगी, लौ धीमी हो जाएगी, या जलती रहेगी? तो 132 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यह बुझ जाएगी, क्योंकि इसको आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन इसको प्राप्त नहीं होगा, तो यह बुझ जाएगी। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर वह बुझ जाएगी। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर बुझ जाती है, क्यों? क्योंकि ढकने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 133 नंबर की पीतल में इसका मिश्रण किसका मिश्रण होता है? पीतल में देखेंगे, ध्यान देंगे हम लोग, तो पहले हमको तांबा और जस्ता का इसमें मिश्रण होता है। कितना परसेंट तांबा और जस्ता होता है? तो 133 का यहाँ पर राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा आपको, 30% जस्ता होता है इसमें और 70% तांबा होता है पीतल में। इसको ध्यान में रखेंगे, 133 का बी हो जाएगा। 134 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर खालिस्तान के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। यानी कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो कि खुले में हम रखेंगे तो किसके साथ आपको अभिक्रिया करके विस्फोट हो जाएगी? फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो 134 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आपको ये अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा और आपको विस्फोट करके आपको ये आग पकड़ लेगा सोडियम। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है इसको? मिट्टी के तेल में। 135 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? फर्न, मार्सिलिया, स्पाइरोगाइरा या मोरपंखी? 135 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा को जो है कि आपको कौन सा पौधा यहाँ कह रहा है ना कि कौन सा पौधा है जो कि जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है, तो स्पाइरोगाइरा को विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का विषय अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।